नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 5 और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनकी हेल्प से आप ना सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे, बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज कर पाएंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, the election of deputy speaker shall be held on such a date as the speaker may fix. Number 2, there is mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. Number 3, the deputy speaker has the same power as of the speaker while presiding over the sitting of the house, and no appeal lies against his rulings. Number 4, the well established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3, 1, 2 and 3, 3 and 4, 2 and 4. At this point, you can pause the video, recall your concept, read the question again very carefully, think over it, and mark your answer somewhere. Then you can move towards answer and analysis part. In this context, only first and third statement is correct. So the main keyword here is Deputy Speaker of Lok Sabha, जिसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अकॉर्डिंग जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करते हैं और स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है, देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर शैल बी आइदर फ्रॉम। ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। 1996 से पहले ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं था, उसके बाद ये कन्वेंशन शुरू हुआ है कि जो स्पीकर है उसकी पोस्ट रूलिंग पार्टी को और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन पार्टी को दी जाए। थर्ड जो स्टेटमेंट है, इट इज़ द डिप्टी स्पीकर हैज़ सेम पावर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू while presiding over sitting, and no appeal lies against his ruling. Number 4 is the well established parliamentary practice. ये ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है कि भाई डिप्टी स्पीकर के मोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़रूरत पड़े। दैट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर इज ए। रिगार्डिंग डिप्टी स्पीकर वी नीड टू लर्न सम फैक्ट्स। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लोकसभा से होता है। कब होता है? एक डेट फिक्स की जाती है, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। उनका टेन्योर इक्विवेलेंट होता है लोकसभा के, कि जब तक लोकसभा है वो रहेंगे। अगर वो उससे पहले रिज़ाइन कर देते हैं या उनको हटा दिया जाता है, दैट इज़ ए सेपरेट केस। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जिसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको रिमूव करने का एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी सैलरी और अलाउंसेज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट टू वोट नहीं है पार्लियामेंट में। उनका वर्क और कंडक्ट ना तो लोकसभा में डिस्कस किया जा सकता है, ना ही क्रिटिसाइज किया जा सकता है, एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन। कुछ रोल हैं उनके, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो क्या हैं कि वो स्पीकर की सभी पावर्स उनके पास आ जाती हैं किस केस में? या तो स्पीकर एब्सेंट हो या स्पीकर की पोस्ट खाली हो। मेन काम क्या है स्पीकर का, या इन केस डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर बनते हैं उनका मेन काम है टू मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस एंड रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स। वो स्पीकर से सबॉर्डिनेट नहीं है, ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एक स्पेशल प्रिविलेज उनके पास क्या है कि अगर उनको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, सिर्फ इतना ही करने से वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन भी बन जाते हैं। लेक्चर 15 क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को।
Link will be given in I button. You can visit and watch. Moving to our second question, consider the following statements. Number 1, according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. Number 2, the Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. Number 3, according to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as a evidence. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, all three, none. In this context, only one statement is correct, and that statement is number 1. Constitution के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी स्टेट्स हैं उनको इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे. आर्टिकल 355 में ये मेंशन्ड है इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं. सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट नहीं करता स्टेट को जो लीगल काउंसिल प्रोवाइड करने से. प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लीगल काउंसिल आपको प्रोवाइड करना ही होता है, जो आर्टिकल 22 के अंदर डिस्कस किया हुआ है. आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इसके बारे में. और अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड फॉर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. इट कैन बी यूज्ड. हालांकि ये एक्ट 2004 में रिपील कर दिया गया था, लेकिन जब इसमें प्रोविज़न था तो आपका जो भी एक्यूज्ड की जो भी बात है, कन्फेशन है, वो एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है. एमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग देखते हैं. पार्ट 18 में एमरजेंसी प्रोविजंस है आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360. पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर मैंशनड है. इसको प्रेसिडेंट लगाते हैं कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद. ये किस बेस पे लगाई जाती है? या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो. इसको लगाने के लिए दोनों हाउसेज का अप्रूवल चाहिए है, लेकिन इसको हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल एनफ है. आर्टिकल 355 किस बारे में बात करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है क्या कि हर सिटीज़न को प्रोटेक्ट करे. किस चीज़ से? एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से. इन एडिशन टू दिस, इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट क्या कि वो इंश्योर करे किस चीज़ को कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रन कर रही है या नहीं. इसके बाद है प्रेसिडेंट का रूल, जो आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है. इसको कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ही लगाते हैं गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे. क्या कारण है कि इसको लगाया जाता है? अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो ना करे, उनके अकॉर्डिंग ना चले, इन दैट केस इट कैन बी इम्पोज्ड. एक लास्ट आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में डिस्कस्ड है. प्रेसिडेंट लगाते हैं इसको. इसके क्या कारण होते हैं कि अगर देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को कोई खतरा हो, इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी. आफ्टर दैट कम्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये पार्लियामेंट का एक एक्ट था जो लाया गया था एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को और मजबूत करने के लिए, ताकि टेरर आतंकवादी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ रुक जाएं या कम हो जाएं. उस चीज़ के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कन्फेशन कोई पर्सन पुलिस के सामने करता है, पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी की रैंक से बिलो का ऑफिसर नहीं होना चाहिए. एसपी रैंक के ऑफिसर के सामने अगर वो कोई भी कन्फेशन करता है, देन इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट. 2004 में ये एक्ट रिपील कर दिया गया था. इसके अलावा आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ये किस चीज़ से डील करता है आर्टिकल? ये 2 टाइप के लॉज से डील करता है. ये नंबर 1 ऑर्डिनरी लॉज एंड नंबर 2 डिटेंशन लॉज. दोनों लॉज के अंदर कुछ राइट्स प्रोवाइडेड हैं लोगों को. क्या हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे. राइट्स ऑफ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर
ऑर्डिनरी लॉज, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉज के अंदर डिटेक्ट किया जाता है तो क्या राइट्स हैं इंसानों के पास कि आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 ये बोलता है कि अगर किसी को भी अरेस्ट किया गया है तो उसके पास राइट है क्या जानने का कि भाई उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है और उसको एक लॉयर अवेलेबल करवाया जाए। ये दो राइट आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 प्रोवाइड करता है ऑर्डिनरी लॉज के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 क्या राइट प्रोवाइड करता है कि जो भी इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। उस 24 घंटे में जो जर्नी टाइम हो वो कैलकुलेट नहीं होगा। जर्नी टाइम से मतलब ये है कि जहाँ भी उसको लॉकअप में रखा गया वहाँ से कोर्ट तक का जो टाइम है वो कैलकुलेट होगा। आर्टिकल 22 सब क्लोज 3 क्या है, कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है जो अबाउ दो आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं इस केस में, एलियन एनिमी के केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के केस में। एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत यहाँ है क्या कि ये लॉज, ये जो आर्टिकल हैं ऑर्डिनरी लॉज वाले, ये सिर्फ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ही कवर करते हैं। इनमें क्या कवर नहीं है कि कोई कोर्ट का ऑर्डर है किसी को अरेस्ट करने का, कोई सिविल अरेस्ट है या किसी को अरेस्ट किया गया है टैक्सेस ना पे करने की वजह से, किसी को डिपोर्टेशन के लिए अरेस्ट किया गया है, कोई एलियन है, इन दैट केस ये प्रोविजंस या ये राइट्स उस इंसान को मिलेंगे। फिर कुछ राइट्स हैं अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सनस के लिए जो डिटेंशन लॉज के अंडर अरेस्ट किए गए हैं। ये सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए अवेलेबल हैं। आर्टिकल 22 सब क्लोज 4 क्या बोलता है कि एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, किसी की भी डिटेंशन को 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। यानी आप किसी को 3 महीने तक डिटेन कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हाई कोर्ट जजेस होने चाहिए। इन एडिशन टू दिस कि जो भी इंसान को डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है उसको ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है और एक्सटेंशन की जा रही है वो भी किस ग्राउंड पे की जा रही है। इन एडिशन टू दिस उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किस चीज़ की कि वो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सके, यानी लीगल काउंसिल की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आर्टिकल 22 सब क्लोज 5 में ये बात मेंशन है जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछी गई है। नोट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज, सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट में, आर्टिकल 22 सब क्लोज 6 ये बताता है। एंड लास्टली आर्टिकल 22 सब क्लोज 7 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट कुछ सर्कमस्टांसेस मेंशन कर सकती है कि कोई भी इंसान अगर रिटेन किया गया है तो उसको मोर देन 3 months रिटेन रखा जाए विदाउट द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। कुछ केसेस में पार्लियामेंट वो सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब कर सकती है, उसके पास ये पावर है। कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कौन से हैं, UAPA 1967 दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और एक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980s, सम अदर्स आर ऑल्सो देयर। मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, consider the following statement in respect of the election of the President of India. Number 1. The members nominated to the either house of the Parliament or the legislative assemblies of states are eligible to be included in the electoral college. Number 2. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of the state. Number 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. Number 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. Our options are only 1, only 2, only 3, all 4. In this context, only 1 is the right answer. Let's see which one is the right statement. फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं
कि मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एलिजिबल, मतलब वो वोट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं। कौन से इलेक्टेड? जो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिर्फ ये इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है? हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। ये भी गलत है। किस बेसिस पे गलत है? अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए की वोट की क्या वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए या असेंबली सीट्स इंटू 1/1000। अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है तो आप जान पाएंगे कि अगर ये नंबर ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए कम होगी, लोअर हो जाएगी। सो इट इज़ रॉन्ग। Third is the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. It is also wrong. Based on the same formula, you can guess also, because Madhya Pradesh is a bigger state, वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। केरला इज ए स्मॉलर स्टेट, वहाँ पे सीट्स कम है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ फोर्थ, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये ठीक स्टेटमेंट है। सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन नंबर 15 लेक्चर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से हमने डिस्कस किया है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं वो ये फार्मूला है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है किसको? पार्लियामेंट को, ये फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए कि एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, पॉपुलेशन, इलेक्टेड एमएलए। इस फार्मूले के बेस पे जो वोट ऑफ एमएलए है वो एमपी में है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू 131, केरला में है 152 एंड अरुणाचल प्रदेश इज 8 एंड पुडुचेरी इज 16। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट? Number 1, dissolution of the state legislative assembly. Number 2, removal of the council of ministers in the state. Number 3, dissolution of local bodies. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. So the correct answer is B, that is 1 and 3. 1 means this one, dissolution of state legislative assembly is not necessarily, right? We have to focus on this point, which one of the following are not necessarily consequence, कि अगर प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट में लगाया जाता है तो जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा मतलब पक्का नहीं है कि होना ही है उस चीज़ को। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्व होना ज़रूरी नहीं है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। Removal of council of ministers in a state, that is a necessary consequence, and dissolution of local bodies is also not necessary. In explanation we get to learn president's rule, आर्टिकल 356 में मैंशनड है। इसको प्रेसिडेंट लगाते हैं किस बेसिस पे? गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे। क्यों? अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो ना करें, इन दैट केस लगाया जाता है। इसको स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के रूल के प्रोक्लेमेशन यानी उस चीज़ को अनाउंस करना, लागू करना, और रिवोकेशन यानी उस चीज़ को हटाना, ख़त्म करना, उस चीज़ के क्या प्रोविजंस हैं। प्रोक्लेमेशन के लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी किसकी? दोनों हाउसेज की। विद इन 2 months
तब से 2 मंथ जिस दिन प्रोक्लेमेशन या जिस दिन उस इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की गई है उसके 2 महीने के अंदर आपको दोनों हाउसेज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या फिर आपको सिर्फ राज्यसभा की अप्रूवल ही एनफ है अगर लोकसभा डिजोल्व हो रखी है। तो जब लोकसभा वापस मतलब उसका डिजोल्यूशन होके इलेक्शन होके बाद में बनेगी लोकसभा, उसके बाद उसको विद इन 1 मंथ इस चीज़ को अप्रूव करना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेशन क्या है? इसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में आप अप्रूव कर करके उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। देन इस रेजोल्यूशन के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। और रिवोकेशन सिर्फ प्रेसिडेंट से ही किया जा सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स आ जाएंगी। क्या पावर्स? कि वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, डिसॉल्व या सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ही कैन टेक अप फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस खुद ले सकते हैं, और जो गवर्नर की पावर्स हैं उनको भी ले सकते हैं, या कोई और अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकते हैं क्या करने के लिए? स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए। ही कैन सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो he can authorize expenditure from consolidated fund of the state, जिसको बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। एंड he can promulgate ordinances also, but he cannot assume the powers of state high court। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर्स आ जाती हैं। वो क्या हैं? कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स पे एक्शन ले सकते हैं, स्टेट बजट को कंसिडर कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। ही कैन मेक लॉज और डेलीगेट पावर्स टू मेक लॉज और स्टेट टू प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि स्टेट के लॉज बनाने के लिए किसी को पावर डेलीगेट कर सकती हैं, प्रेसिडेंट को या किसी और अथॉरिटी को जो प्रेसिडेंट मेंशन करे। एक मेन चीज़ नोट करने की यहाँ क्या है कि जो भी लॉज प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इस दौरान बनाएंगे वो ये इमरजेंसी या प्रेसिडेंट का रूल ख़त्म होने के बाद भी लागू रहेंगे, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनमें बाद में संशोधन या उनको ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स once the central government notifies an area as a community reserve. Number 1, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. Number 2, hunting is not allowed in such area. Number 3, people of such area are allowed to collect non-timber forest produce. Number 4, people of such area are allowed traditional agricultural practices. Even by common sense, you can eliminate one option. Our options are only 1, only 2, only 3, all 4. Correct answer is only 3. First, regarding community reserve, these are protected areas. First statement is correct, second is also correct, and third is correct. Traditional agricultural practices are not allowed, so fourth is the wrong statement. कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोविजंस लागू होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। These are the protected area which typically acts as buffer zones to or connectors and migration corridors between established national parks, wildlife sanctuaries and reserved and protected forest of India। ये कॉरिडोर की तरह या बफर जोन की तरह काम करते हैं इन सब के बीच। ये
कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 2002 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ओरिजिनली आया था, 2002 में उसमें अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था उस टाइम कि टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, इन प्रोटेक्टेड एरियाज को डैमेज से बचाने के लिए, किस चीज़ के डैमेज से? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड लैंड यूज, इन सब चीज़ों से जो इनको डैमेज हो रहा था उस चीज़ से बच। सेक्शन 33 क्या बोलती है कि इनकी अथॉरिटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होगी। इन एडिशन टू दिस, सच एरिया आर डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन एरियाज if they are uninhabited and completely owned by the government of India and used for subsistence by communities and community areas if part of the lands are privately owned। तो इन एरियाज में अलाउड है क्या? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर वो एक सब्सिस्टेंस का पार्ट है कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, देन इट इज़ अलाउड। In addition to this, after a forest has been made into a community reserve, people cannot hunt there, right? Or agricultural practices be allowed. That is all in this lecture. Thank you.